ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार, गुलाम सरकार है, ये बिक चुकी है। आज मजदूर किसानों का कोई नीति नहीं है। ठीक है, अडानी अंबानी को भी बोले नहीं कि एमएसपी पे ही खरीदारी होगी। प्रधानमंत्री जो है ना वो नहीं रहेगा, लेकिन ये देश की जनता हमेशा रहेगी। 100 साल पहले भी थी, हजारों साल पहले भी थी और आज भी है। अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? खत्म क्यों नहीं करते उस कानून को? कुछ पत्रकारों का नाम लेना चाहूंगा मैम आपके सामने में, आप उन्हें मतलब एक लाइन में या तो फिर एक सेंटेंस में आप उसके बारे में एक्सप्लेन करना मैम, ताकि देश की जनता को इन पत्रकारों के बारे में, इन दलालों के बारे में पता चल जाए। कोई भी खरीदे, चाहे विदेशी आके खरीदे हमारा अनाज, चाहे हमारे देश के खरीदे, लेकिन एमएसपी पर ही खरीदे। अगर सरकार ये गारंटी लेती है तो इसी को मांग को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आगे क्या चाहते हैं? उनके बच्चे भी आत्महत्या करें? एक तो वैसे भी रोजगार खत्म कर दिया है सरकार ने, और अगर जमीनें भी नहीं रहेंगी तो किसान खाएगा क्या? क्या भूखा मारना चाहती है सरकार? वैसे भी आज करोड़ों लोग हमारे देश में भूखमरी के शिकार हैं। ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये जनता आप समझ चुकी है। आज ये जनता सीधे सीधे इन लोगों ने, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, हमारे देश के आज़ादी आंदोलन के शहीदों की जीवनियों को हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया है। पहले जो प्राइवेट मंडियां हैं उन पे ज्यादा पैसा देकर किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, किसानों को पागल बनाया जाएगा, और जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, जो आढ़ती हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। उसी टाइम पर भी वो लोग फिर जो प्राइवेट मंडियां हैं उनके दाम एकदम से घटा देंगे और कौड़ी के भाव पर हमारे किसानों से हमारी फसलें खरीदेंगे। गवर्नमेंट स्कूल का जो ये हाल है, तो इसके लिए क्या मोदी सरकार जिम्मेदार? जी, सरकार जिम्मेदार है। कल कह दिया है प्रधानमंत्री ने कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो जरूरत क्या है फिर अलग से मंडियां बनाने की सरकार को? क्यों प्राइवेट मंडियां लेकर आ रही? लॉकडाउन में सारे लोग अपने घरों में बंद हैं, ये कानून पे कानून बना रहे हैं। एमएसपी जैसे कानून लागू करवा के ये आंदोलन रहेगा और मोदी सरकार को यहाँ से जाना पड़े। और हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ के सौदागर हैं, इसीलिए वो इस आंदोलन से डर रहे हैं, एक आंदोलनकारी से डर रहे हैं। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि आंदोलन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में खुद कहा था कि ये जो एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी मतलब जिस तरह के डेवलपमेंट चाहिए, कानून को लेकर अमेंडमेंट चाहिए, हम करने को तैयार है। तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? खत्म क्यों नहीं करते उस कानून को? बनाने की क्या जरूरत थी, ये बताइए। लॉकडाउन में सारे लोग अपने घरों में बंद हैं, ये कानून पे कानून बना रहे हैं, गलत बात है ना। क्यों नहीं चाहिए मैम? एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार? और एमएसपी कंपलसरी करे। जो एपीएमसी मंडियां जो इन्होंने बोला है कि एपीएमसी मंडियां जो है वो रहेंगी, लेकिन प्राइवेट मंडियां भी रहेंगी। तो प्राइवेट मंडियां रहेंगी, एक साल तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। जब क्या दिक्कत है मैम? जैसे कि अगर एक मिनट, क्योंकि जब पैरेलली जब रहेंगी सरकारी मंडियां और प्राइवेट भी रहेंगी, तो किसानों के पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा ना। आज सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है जी। सरकार ने बोला था कि प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे, जिनकी मन होगा वो प्राइवेट में पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे। आज आप बताइए, आप अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों को प्राइवेट स्कूल का जो ये हाल है, सॉरी एक सेकंड, आज जो गवर्नमेंट स्कूल का जो ये हाल है, तो इसके लिए क्या मोदी सरकार जिम्मेदार? जी, सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने सारी सरकारें, कांग्रेस सरकार चाहे 1986 में राजीव गांधी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे और उन्होंने ही ये शिक्षा के निजीकरण का रास्ता साफ। आप एमएसपी पे बात कीजिए। और हाँ, तो एमएसपी भी वही है। एमएसपी आज ये लोग कानून नहीं बना रहे। ठीक है, अडानी अंबानी को भी बोले नहीं कि एमएसपी पे ही खरीदारी होगी, तो किसान को क्या दिक्कत है? कुछ भी, कोई भी खरीदे, चाहे विदेशी आके खरीदे हमारा अनाज, चाहे हमारे देश के खरीदे, लेकिन एमएसपी पर ही खरीदे। अगर सरकार ये गारंटी लेती है तो इसी को मांग को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेट मंडी, कल कह दिया है प्रधानमंत्री ने कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो जरूरत क्या है फिर अलग से मंडियां बनाने की सरकार को? क्यों प्राइवेट मंडियां लेकर आ रहे हैं? इसलिए प्राइवेट मंडियां लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम किसानों को अल्टरनेटिव मार्केट देंगे, जिससे उसको अगर पसंद यहाँ पे ना आए वहाँ पे बेच सकेंगे। क्योंकि प्राइवेट का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव ज्यादा पैदा करना। हाँ। और ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, ज्यादा मूल्य भी आएंगे। हाँ, तो हमने जियो का कॉम्पिटिशन भी देखा ना। पहले तो फ्री फ्री फ्री, पहले जो प्राइवेट मंडियां हैं उन पे ज्यादा पैसा देकर किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, किसानों को पागल बनाया जाएगा। और जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी
जाएंगी, जो आढ़ती हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। उसी टाइम पर भी वो लोग फिर जो प्राइवेट मंडियां हैं उनके दाम एकदम से घटा देंगे और कौड़ी के भाव पर हमारे किसानों से हमारी फसलें खरीदेंगे। तो जो लागत 100 रुपए है वो 10 रुपए भी नहीं देंगे तो किसान बर्बाद नहीं होगा। आज आप देखिए हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर एक समय में ऐसा था कि किसान को सिर्फ नमक खरीदना पड़ता था और सब चीजें वो पैदा कर सकता था। आज किसान की क्या हालत कर दी है, 10-15 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आगे क्या चाहते हैं, उनके बच्चे भी आत्महत्या करें? एक तो वैसे भी रोजगार खत्म कर दिए हैं सरकार ने, और अगर जमीनें भी नहीं रहेंगी तो किसान खाएगा क्या? क्या भूखा मारना चाहती है सरकार? वैसे भी आज करोड़ों लोग हमारे देश में भूखमरी के शिकार हैं, भूखा सोने पर मजबूर हैं। करोड़ों बच्चे, ये देश सबसे पहले नंबर पर आ गया है भूखमरी में, और सबसे पहले नंबर पे देश आ चुका है जहां पर कि जो कुपोषित बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा हमारे देश में। सरकार क्या चाहती है? पूरे देश को कुपोषित बनाना चाहती है। ये मजदूरों, किसानों का जो देश है, ये एमएसपी जैसे कानून लागू करवा के ये आंदोलन रहेगा और मोदी सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। मैम, ये बात है एमएसपी का, जो एमएसपी को अभी कानून में इंक्लूड नहीं किया गया, और आप लोगों का कहना है कि कानून में इसे इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, कानून में शामिल किया जाए। ये तो एमएसपी की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा जो बात है 3 कानूनों को लेकर, जिसमें कमोडिटी एक्ट जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कैसे गलत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए गलत है क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हमारे देश में हो रही है। मैं हरियाणा की लड़की हूँ, एक किसान परिवार की लड़की हूँ। और जितने भी डेवलप्ड कंट्री है मैम, रशिया वगैरह, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, आप हालत देखिए, वहाँ भी तो हो रही है, वहाँ पर हमारे देश में हो रही है। लेकिन आज आप अमेरिका जैसे देश की और रशिया जैसे देश की, जापान जैसे देश के किसानों की हालत देखिए क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते। आज हमारे देश में वहाँ के किसान तो बहुत संपन्न है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका के अंदर आज महिलाएं खुली सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। जाकर देखिए आप अमेरिका में, ये सिर्फ दिखा, किसान की बात कर रहे हैं। ये पूंजीवादी किसान महिलाएं नहीं होती हैं। एक बार बताइए, हमारे देश के जो किसान हैं, आज हमारे देश के किसान में महिलाएं भी तो है ना, उनकी बेटियां, हम जैसी बेटियां हैं, उनकी वाइफ हैं। तो जब किसानी खत्म हो जाएगी वो मजदूरी करने नहीं जाएंगे, वो मजदूर बनेंगी ना वो औरतें जो आज अपने खेतों में काम कर रही हैं। मैम, आप ये समझाइए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आज जो हम आज मालिक हैं, हम अपने खेतों में काम करते हैं। जब हमारे खेती बिक जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, जब हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा तो हम मजदूर बनेंगे ना। हम मजदूर बनेंगे, हम सड़कों पर शहरों में जाएंगे। हमें शहरों में आज हमारी औकात है कि हम एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी खरीद सकें, एक फ्लैट खरीद सकें। क्या बात कर रहे हैं आप? यही हालत आज हमारे देश की होने वाली है। इतना भूखमरी हो जाएगी, इतनी बेरोजगारी पहले से ही है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार, गुलाम सरकार है, ये बिक चुकी है। आज मजदूर किसानों का कोई नीति नहीं है। जो भी नीतियां बन रही है वो पूंजीपति वर्ग के हित में नीतियां बन रही है। इसीलिए ये काले कानून भी सरकार पूंजीपतियों के हित में लेकर आई है। तो किसानों को इनसे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और जब किसानों की सरकार इतनी हितैषी बन रही है तो किसानों की बात भी तो सुननी चाहिए। मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों को तोहफा दे रहे हैं। भाई, ऐसा तोहफा नहीं चाहिए। जब किसानों को जबरदस्ती क्यों ऐसा तोहफा देना चाहते हैं? ये इनकी चाल है टाटा बिरला अंबानी को इस देश में माला माल करने की चाल है, गरीबों को भूखमरी का शिकार करने की चाल है मोदी सरकार। सही है। जहाँ तक कानून की बात है तो कानून को लेकर के आप सरकार के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कानून सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक सही है जो देश के उद्योगपति हैं, जो मतलब बिजनेसमैन हैं, उसके खिलाफ बोलना? ये सोशल मीडिया वही तो सोच, जो उद्योगपति है ना, वही सबसे बड़े दुश्मन है इस देश के। हमारे आज़ादी आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह ने नारा दिया था, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो पूंजीवाद, आज पूंजीवाद स्थापित हो चुका है हमारे देश में। जो सरकारें बन रही है कठपुतलियां हैं। पूंजीवाद के लिए अडानी को ही प्रधानमंत्री बना दो ना। तो पूंजीवाद के लिए देश में जो आज पूंजीवाद इस चरम तक पहुंच चुकी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार है, तो अडानी अंबानी जिम्मेदार है मैम? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जब सरकार को तो आप ही चुनते हैं, वही सरकार बढ़ाती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये गलत फहमी है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। आज अगर इस देश की आधी आबादी वोट ना देना, सरकार तब भी बनेगी, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 10 वोट भी पड़ेंगे ना, आपको 2 वोट पड़ेंगे, मुझे 8 वोट पड़ेंगे, मैं बन गई ना प्रधानमंत्री। अगर 10 लोग वोट दे, बाकी लोग वोट ना दे। और आज तो वोट बिकती है। एक शराब की बोतल पिलाकर वोट खरीदी जाती है। 100 रुपए में
वोट खरीद ली जाती है। ऐसी हालत है, कुत्तों जैसी हालत हमारे देश की बना दी है इन लोगों ने। लोगों का सांस्कृतिक पतन बिल्कुल पतन के कगार पर। लेकिन ये बताइए ना मैम कि जो बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ बोलना हम लोगों के लिए कितना उचित है? कहाँ से उसके पास धन आया? क्या कोई गड़ा हुआ खजाना मिला? हमारे देश की जनता का खून, हमारे देश की जनता का खून पसीना चूसा है, हमारे जेबों को खाली किया है उन्होंने। और पूंजीपति इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। और जब तक ये पूंजीपतियों का राज रहेगा तब तक शोषण, जुल्म, अत्याचार चलता रहेगा। इसीलिए ये आम शोषित जनता है, ये जनता जो है ये भुखमरी का शिकार है। इसलिए ये इस आंदोलन में है और आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार ये तीनों काले कानून रद्द नहीं कर देती। और दिन प्रतिदिन आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। और दूसरी बात, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, सबसे बड़े पूंजीपतियों की सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस है। 1947 के बाद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इस देश के मजदूर किसानों का खून चूसा। आप कह सकते, आपने अभी जैसे कि कहा कि सबसे बड़ी पूंजीपतियों का हितैषी कांग्रेस है। हाँ। तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना होगा। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जाके आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पूंजीपतियों ने अगर समर्थन किया है फाइनेंशियली, अगर उन्हें समर्थन किया है तो वो है बीजेपी। देखिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पर कैपिटलिज्म को इस देश में स्थापित करने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया था। तो मजदूर किसानों के हित में कोई सरकार नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सबने ही इस देश के पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाई हैं। आज शिक्षा नीति लेकर आई है सरकार, राजीव गांधी सरकार शिक्षा नीति लेकर आए थे, किसके हित में थी? प्राइवेट स्कूल कौन खोल सकता है? टाटा, बिरला, गोयनका, हमारे जैसे लोग प्राइवेट स्कूल खोलेंगे वो 10 साल में बंद हो जाएंगे, चला ही नहीं सकते हम लोग। सही मैम, जैसे कि आपने कहा कि पूंजीपति हैं वो देश के लिए नुकसानदेह हैं, वो देश के लिए खतरा है, ठीक है। आप किसानों के परिप्रेक्ष्य में समझा रहे थे, जैसे कि आप किसान जो गन्ना उगाते हैं वो भी एक किसान है। तो आप अगर पूंजीपति के खिलाफ बोल रहे हैं तो जो मिल लगे हुए हैं, गन्ना के मिल लगे हुए, फैक्ट्री लगे हुए, वो भी तो पूंजीपतियों के हैं। तो क्या उस गन्ना फैक्ट्री को आप ध्वस्त कर देंगे? अगर ध्वस्त कर देंगे तो फिर गन्ना कौन खरीदेगा? फिर किसान कहाँ जाएंगे गन्ना लेकर के? देखिए, हम उद्योगपतियों, आज पूंजीवाद का नियम है मैक्सिमम मुनाफा कमाना। अगर मैक्सिमम मुनाफा कमाने के रास्ते में अगर कोई जीवन भी उनको खत्म करना पड़े तो वो कर सकते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। ये जो मैक्सिमम मुनाफे का जो ये कॉन्सेप्ट है पूंजीवाद का, और पूंजीवाद बिना मैक्सिमम मुनाफे के चल नहीं सकता। ये एक कंपटीशन है, पूंजीवाद का आधार ही है कंपटीशन, लेकिन ये कंपटीशन भी खत्म हो गया है। आज वर्चस्व स्थापित हो गया है कुछ पूंजीपतियों का, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में पूरी व्यवस्था आ चुकी है। तो ये जो व्यवस्था है ये कैसे मजदूरों किसानों के बारे में सोच सकती है? आप ये बताइए ना भाई साहब। अगर एक ही परिवार में एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक 60,000 का मोबाइल होना चाहिए और उसी परिवार में एक बच्चा भूखा मर रहा है, तो क्या आप वो 60,000 का मोबाइल लेंगे? बताइए, नहीं लेंगे ना। यही हमारे देश की आज हालत है। आज हमारे देश के बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमारे देश के पूंजीपति इतने करोड़ों की संपत्ति लेकर बैठे हैं। किस काम की है वो, बताइए आप? इसीलिए ये लड़ाई है, इसीलिए हम पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है जियो की। ज़्यादा दूर ना जाइए, जियो ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा करा कि फ्री में और लाइफ टाइम आपको दिया जाएगा। लाइफ टाइम में क्या कॉल आपकी चल रही हैं? नहीं चल रही ना। पहले 10 रुपए से भी रिचार्ज हो जाता था। तो उन्होंने लाइफ टाइम नहीं कहा था मैम, आपने बोला था कि मेरा ट्रायल बेसिस है, ट्रायल बेसिस और ट्रायल बेसिस टाइम था। आप ऐसा नहीं कर सकते। ना शुरू में लाइफ टाइम ही बोला था भाई, बाद में फिर वो तो बैठे, फिर उसने कानून चेंज कर दिया। हाँ, उनके हाथ में मुझे याद है लाइफ टाइम नहीं बोला है मैम, आपको पता है? लाइफ टाइम नहीं बोला है। ऐसा है, लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी बता रहे तीनों कानून बहुत अच्छे हैं। ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये जनता आप समझ चुकी है। आज ये जनता सीधे इन लोगों ने, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, हमारे देश के आज़ादी आंदोलन के शहीदों की जीवनियों को हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया है। हाँ, इससे ज़्यादा भगत सिंह को ये लोग आतंकवादी कहते हैं, लेकिन आज हमारे किसान भाई भगत सिंह का नारा बुलंद कर रहे हैं। ये लोग अशफाक उल्लाह खान को बोलते हैं वो मुस्लिम है, लेकिन आज हमारी मुस्लिम बहनें इस किसान आंदोलन के पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबका आंदोलन बन चुका है। और जो सरकार का सांप्रदायिक एजेंडा था वो इनकी झोली में ये लोग बंद करके अपना बैठ गए हैं। ये लोग बहुत, इन्होंने जनता को पागल बना दिया। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को
इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को यूपी के अंदर 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से हटा दिया कि वो आतंकवादी थे। लेकिन आज ये देश के मजदूर किसान जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रास्ता दिखाया वही असल रास्ता था। तो उसी रास्ते पर आज हम चल रहे हैं और मजदूर किसानों का राज स्थापित होगा इस देश में और ये पूंजीपतियों का राज खत्म होगा। ये लड़ाई वहीं तक जा रही है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं। मैम देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आंदोलनकारियों के बारे में, तो आंदोलनकारियों के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद राज्यसभा में एक कॉइन टर्म किया है जिसका नाम है, आप सुने होंगे, परजीवी, आंदोलन जीवी। इसे आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, कोई ज्ञान नहीं उनका जो ज्ञान है ना उसका पता चल गया हमें कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, उनके अंदर कितना इतिहास वो जानते हैं। क्योंकि हमारा देश आज हम जिस देश में, जिस संसद में वो बोल रहे हैं ना, ये आंदोलन की देन है, वो भूल ना जाएं। जहाँ खड़े होकर आज वो बोल रहे हैं ना, हमारे देश के आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उस संसद को बनाने के लिए, और वो ऐसी, क्या प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया हमें कि इतनी निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही खत्म कर दी है। और दूसरी बात, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि जो परजीवी हैं, आंदोलनकारी परजीवी, जो उन्होंने बोला, बात यह है कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है उनकी भाषा से। वो आंदोलन से डर चुके हैं, वो इन मजदूर किसानों से बहुत बुरी तरह डर चुके हैं, इसीलिए अनर्गल बोल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि डर जब इंसान जाता है तो उसे नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है। तो आज ये और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जो ये आंदोलनकारी है ना, ये सच्चे हैं, ये सच को रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, और हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ के सौदागर हैं, इसीलिए वो इस आंदोलन से डर रहे हैं, एक एक आंदोलनकारी से डर रहे हैं, इसीलिए आंदोलनकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा, ये आंदोलन लगातार हर मिनट हर सेकंड बढ़ता जा रहा है और जीत पक्की है, हमारी जीत निश्चित है हमारी। अगर हम बात करते हैं आंदोलन को, आखिरी सवाल है मेरा, कि जिस तरह बात कर रहे हैं हम, आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, तो बदनाम तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार तो कर रही है। आपको क्या लगता है जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बदनाम करने में सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं? वो लोग पूरा कर रहे हैं भैया। आप जैसे लोग हैं जो आवाज़ आंदोलनकारियों की पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके पत्रकारों की शक्ल देखने का मन नहीं करता। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहती अपने मुंह से। जब वो लोग बोलते हैं, कितने उनके चेहरे पर एक मतलब बेशर्मी छाई होती है उनके चेहरे पर, वो नॉर्मल इंसान नहीं लगते आपको। लेकिन आप एक हमारे किसान भाइयों की शक्लें देखिए, कितने मासूम हैं ये लोग, कितने सच्चे हैं, और इस सच्चाई से ही सरकार डर रही है। सरकार डर रही है इस सच्चाई से, क्योंकि सच्चाई की कभी हार नहीं होती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। कुछ पत्रकार हैं देश में, जैसे कि वो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, या तो डिसइन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जानबूझकर फैला रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ पत्रकारों का नाम लेना चाहूँगा मैम आपके सामने में, आप उन्हें मतलब एक लाइन में या तो फिर एक सेंटेंस में आप उसके बारे में एक्सप्लेन करना मैम, ताकि देश की जनता को इन पत्रकारों के बारे में, इन दलालों के बारे में पता चल जाए। आप पहले मैं शुरुआत करता हूँ, मैं अर्नब गोस्वामी के नाम से। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हमें किसी के बारे में नहीं कहना, ये सिर्फ सत्ता के गुलाम हैं, और जो सत्ता का गुलाम है, आज जो आज़ादी आंदोलन के दौरान जिन्होंने भी ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, उनका नाम आपको पता है किसी का नाम? लेकिन आप भगत सिंह का नाम जानते हैं ना, आप खुदीराम बोस का नाम जानते हैं ना, वो शायद आपके दादा परदादा की उम्र के होंगे। आप अपने परदादा का नाम भूल गए होंगे, लेकिन शहीद खुदीराम बोस का नाम नहीं भूल सकते। इसी तरीके से आज ये जो भी गोदी मीडिया है, जो भी सरकार के दलाल है ना, इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे मजदूर किसान हैं, इनको इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आज उनकी बात करना टाइम वेस्ट है, बिल्कुल छोड़ दीजिए उनकी बात, कोई उनसे हमें मतलब नहीं है। बात ही ना की जाए। अंतिम सवाल मैम, अंतिम सवाल, कि जो ये आंदोलन जो आज ये ऐतिहासिक मोड़ पे पहुंच चुकी है, आपको क्या लगता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है, उनका कितना योगदान है मैम यहाँ तक पहुंचाने में? नहीं, बिल्कुल बहुत योगदान है उनका, और जो पॉजिटिव इस आंदोलन के पक्ष में जो भी चीज़ दिखा रहे हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है आंदोलन को आगे ले जाने में, जन जन तक पहुंचाने में। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर उनकी है जो आंदोलन को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, देश की जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जो है ना, वो नहीं रहेगा, लेकिन ये देश की जनता हमेशा रहेगी। 100 साल पहले भी थी, हज़ारों साल पहले भी थी, और आज भी है। मोदी जी जो थे वो कितने साल पहले आए हैं, है ना, और आगे और साल में वो नहीं रहेंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा।
तो जो भी जनता के हित में खड़ा होता है, जनता के हित में जो काम करता है, जो बात करता है, इतिहास उसका ही लिखा जाता है। ठीक है मैम, यंगिस्तान न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया मैम। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।